जी नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSNB PG कॉलेज लखनऊ। मैं सभी दर्शकों को अपने तरफ से नमस्कार बोलता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें दो बातों पर हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा करनी है: प्रस्तावना और प्रमुख शक्तियों के प्रति भारतीय नीति। तो प्रस्तावना शुरू करने से पहले थोड़ा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र राज्य होते हैं। राष्ट्र राज्यों के प्रति की एक राष्ट्रीय हित होती है और राष्ट्रीय हितों को लेकर के उनके बीच एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष के समाधान के लिए राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रीय शक्ति के प्रक्रिया के अंतर्गत हम प्रोसेस के अंतर्गत उसमें हम सुलझाव और शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम अगर हम विदेश नीति पर आए तो विदेश नीति में राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय हित, संघर्ष और प्रक्रियाओं को सम्मिलित करके उन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हम दुनिया के दूसरे देशों के व्यवहार को अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप बदलने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो विदेश नीति का अर्थ है उन सिद्धांतों का समूह जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध के दौरान अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय हित को ही महत्व देना है। इसी संदर्भ में मार्गेंथाउ ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार करते समय या किसी भी प्रकार के विदेश नीति का निर्माण करते समय हमें महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय हित को ही केंद्र बिंदु में रख करके अपने किसी भी सिद्धांतों का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित को केंद्र बिंदु में रख करके अपने सारे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। विदेश नीति के संदर्भ में जो प्रथम विचारक हैं, प्रमुख विचारकों में जॉर्ज मोडल्स्की का नाम आता है, जो विदेश नीति के संदर्भ में यह कहते हैं कि राष्ट्र केवल सभी कार्य शामिल होते हैं जिसके द्वारा अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह दूसरे देश के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने व्यवहार को समायोजित करता है। यदि मोडल्स्की के महेंद्र कुमार जी ने अपनी किताब में मोडल्स्की जी की परिभाषा को और व्याख्यायित करते हुए बताया कि मोडल्स्की जी ने यह माना कि हम अपने विदेश नीति में हम सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों को ही मानते हैं जिसके द्वारा हम दूसरे देशों के व्यवहार को अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप बदलने का या परिवर्तन करने की बात को ही विशेष महत्व दिया गया है, जबकि विदेश नीति में हम उन सभी सिद्धांतों को महत्व देते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय हित के प्राप्त करने के लिए मददगार होते हैं। इसी संदर्भ में फेलिक्स ग्रास एक विचारक है जो विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचारक है। उसने कहा कि यदि हम किसी राष्ट्र से कोई संबंध नहीं रखते हैं, कोई विदेश नीति नहीं रखते हैं, तो यह भी एक प्रकार की विदेश नीति ही है। यानी विदेश नीति का उद्देश्य राज्य के व्यवहार का रेगुलराइजेशन करना या उसे विनियमित करना है, न कि केवल परिवर्तन करना। यानी महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित के अनुरूप दूसरे देशों के व्यवहारों को बदलने के लिए और जो हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप कार्य कर रहे हैं उनको उसी यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए हम जिन भी सिद्धांतों का निर्माण करते हैं वो सारे सिद्धांत, वह सारी बातें हमारे विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। विदेश नीति और राजनय या कूटनीति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। विदेश नीति के अंतर्गत हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करें, और राजनय एक प्रकार की हमारी कूटनीति है, एक प्रकार की हमारी डिप्लोमेसी है, जिसमें राजदूतों के माध्यम से, हम वार्ता के माध्यम से, अपने इस विदेश नीति के सिद्धांतों के माध्यम से हम उसको अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, दूसरे देशों के व्यवहार को अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप परिवर्तन करने की बात करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है कि जैसे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ब्रिटेन या पश्चिमी देशों का व्यवहार
भारत के पक्ष में नहीं रहा, जबकि सोवियत संघ रूस का व्यवहार भारत के पक्ष में रहा। तो यदि हम मोडल्स्की की परिभाषा पर देखें तो अगर हम सिर्फ परिवर्तन को ही व्यवहार को परिवर्तन करना है विदेश नीति के अंतर्गत आता है, अगर हम सोवियत संघ रूस के व्यवहार को भी परिवर्तन कर गए तो इससे हमारा राष्ट्रीय हित प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि विदेश नीति के अंतर्गत हम दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप परिवर्तित करते हैं और दूसरे राष्ट्र जो हमारे राष्ट्रीय हित अनुरूप है हम उनको उसी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करते हैं और जो वैश्विक वातावरण है, जो ग्लोबल सिनारियो है, जो वैश्विक वातावरण है, उसके अनुरूप हम अपने आप को समायोजित करते हैं। तो इन चर्चाओं के आधार पर अगर हम देखें तो विदेश नीति की जो विषय वस्तु है या जो कंटेंट है उसमें है सबसे पहले किसी राष्ट्र द्वारा, अगर हम इसे पॉइंट में नोट कर लें तो यह होगा कि 1 नंबर किसी राष्ट्र द्वारा अपनाए तथा पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह। दूसरा, राष्ट्र हित के उद्देश्य तथा लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है। तीसरा, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का विश्लेषण करना। दूसरा, चौथे नंबर पे अगर हम आए तो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने का निर्देश। पांचवा, राष्ट्र की प्राप्ति तथा असफलताओं का अनुमान भी लगाना और स्थिति के अनुसार, छठे नंबर पर स्थिति के अनुसार संबंधों को बनाए रखना या बदलना। 7वें नंबर पर हम आते हैं उस घरेलू तथा बाहरी वातावरण का अध्ययन जिसके प्रभाव में विदेश नीति बनाई जाती है। तो उपरोक्त वर्णन से हम यह स्पष्ट हो गया कि इन 7 तत्वों के आधार पर, इन 7 बातों के आधार पर हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं। रही बात अगर हम यहीं पर विदेश नीति की तत्वों के बारे में भी संक्षेप में चर्चा कर लें तो विदेश नीति के तत्व में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के तत्वों को महत्व दिया जाता है और किसी भी देश की विदेश नीति उसके घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां एवं व्यवहार तथा विशिष्ट जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण होता है। तो इसमें हम अमूर्त और मूर्त जो चीजें अदृश्यगत हैं उन बातों को भी हम विदेश नीति के अंतर्गत रखते के निर्माण में ध्यान देते हैं और जो विजुअल हैं, जो दृश्यगत हैं, उन बातों को भी हम विदेश नीति के निर्माण में महत्व देते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे जनसंख्या हुआ, उस देश की ज्योग्राफी, उसका भूगोल, उसकी क्लाइमेट, उसका रिसोर्सेज, उसकी तकनीकी, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके इकोनॉमिक कंडीशन, उसके खनिज संसाधन, इसके अतिरिक्त जो देश के नेतृत्व करता है उसकी जो है कूटनीति क्या है, नेतृत्व का निर्णय निर्माण क्या है, हमारे देशों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर प्राथमिक हमारे किन प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए, इन सभी बातों को सम्मिलित करके हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं। यानी विदेश नीति के तत्व में हम मूर्त और अमूर्त दोनों तत्वों पर ध्यान देते हैं और इस तरीके से किसी भी राष्ट्र का विदेश नीति का निर्माण होता है। जो हमारा टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति, उसके विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की चर्चा करते हुए वर्तमान कंटेंट में क्या परिवर्तन नई सरकार कर रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर भारत की विदेश नीति पर ध्यान दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह तो जब से भारत आजाद हुआ 1950 से 1946 के बाद से ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे उनकी कुछ नीतियां रही और जो भारत की विदेश नीति की विशेषता रही है कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन, चूंकि समय और सभ्यता दोनों परिवर्तनशील है, लोगों की सभ्यताओं के साथ मांगे परिवर्तित होती हैं, राष्ट्रीय हित परिवर्तित होता है और कहा भी गया है कि राष्ट्र हित कभी स्थिर नहीं होना चाहिए, राष्ट्र हितों का हमेशा परिवर्तनशील बना रहना ही किसी देश की जीवंतता का प्रमाण होता है। इसलिए समय के साथ साथ नए नए नेतृत्वकर्ताओं के साथ साथ विदेश नीतियों के स्वरूप में लगातार परिवर्तन होता रहा है।
तो भारत की जो बेसिक विदेश नीति है, जो मूलभूत विदेश नीति है, उस विदेश नीति की अगर विशेषताओं पे अगर हम आज चर्चा करें, तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विदेश नीति का है कि गुटनिरपेक्षता। जिस समय देश आजाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया में हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विचारधाराओं पर बटा हुआ था। एक का नेतृत्व एक उदारवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूएसए कर रहा था। इसके साथ ही पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर के उदारवाद का समर्थन कर रहे थे, और साम्यवादी देशों में सोवियत संघ, रूस और उसके साथ उसके सैटेलाइट कंट्रीज या उसके समर्थक देश थे, जिसमें उदारवाद और साम्यवाद की विचारधारा पर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह उदारवाद और समाजवाद की विचारधारा पे यह विश्व का बंटवारा नहीं है, यह विश्व का विभाजन वर्चस्वता के युद्ध के लिए है, जिसमें कि यह देखा जा रहा है कि सोवियत संघ की वर्चस्वता है या अमेरिका आजाद हुआ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ था। विश्व की विकास की थे, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, इन देशों ने यह निर्णय लिया, में से कुछ देशों ने निर्णय लिया कि हम अपने विकास का मार्ग खुद निर्धारित करेंगे। हम इसमें सोवियत संघ, रूस और किसी एक राष्ट्र के तरफ या एक ब्लॉक में सम्मिलित होकर के अपने विदेश नीति का निर्माण नहीं करेंगे, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेंगे। इस स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण की कड़ी में गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट को चलाया गया, जो कि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, और नासिर मिस्र के, इन तीनों ने मिलकर युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता रखी। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं था कि एक उदासीन राजनीति या एक न्यूट्रल पॉलिटिक्स की तरफ यह भारत नहीं बढ़ रहा था कि हम दुनिया के किसी भी गतिविधियों से किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखेंगे। यहाँ गुटनिरपेक्षता में एक नई प्रकार की शक्ति और सक्रियता के स्रोत था, जिसके अंतर्गत निरपेक्ष रूप से हम निरपेक्ष होकर के हम जो है दुनिया में जो सही है जो गलत है उसका निर्णय लेते हुए हम सही के तरफ चलेंगे, और दुनिया में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, तृतीय विश्व के देशों की हितों के अनुरूप हम जो है अपनी नीतियों का पालन करेंगे। तो ये गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो आज भी चल रहा है। गुटनिरपेक्षता पे बड़ी बात यह चल रही है कि जब 1991 में सोवियत संघ, रूस का विघटन हो गया, पूरी दुनिया में उदारवाद, भूमंडलीकरण और पूंजीवाद और निजीवाद का जब व्यवस्था आ गई, तो उसमें गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या रही। तो आज भी हम गुटनिरपेक्ष हैं, यह बात अलग है कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हम गुटनिरपेक्षता की उस जटिल मानकों पे नहीं चलते हैं, लेकिन गुटनिरपेक्षता की बातें जिन परिस्थितियों में पैदा हुई थी वो परिस्थितियां आज भी हैं। गुटनिरपेक्षता सिर्फ गुटों से बाहर होने के लिए नहीं था, गुटनिरपेक्षता उन तृतीय विश्व के देशों की समस्याओं के लिए था, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें अपराध, में विकास का मुद्दा था, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकासों से संबंधित मुद्दे थे। आज तृतीय विश्व के देश नौ उपनिवेशवाद, नौ साम्राज्यवाद की स्थिति में इन विकास में आज भी पिछड़े हैं, इसलिए उनको एक गुट चाहिए, उनको एक समूह चाहिए जिसमें कि आज हमारा गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दूसरा, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय दुनिया में यह कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और वर्तमान में नौ उपनिवेशवाद का जो बोलबाला रहा, तो दूसरे स्तर पर भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण जो तत्व रहा कि भारत ने यह कहा कि हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, क्योंकि साम्राज्यवाद की लड़ाई ने उसमें की लड़ाई उसके लिए जीवन और मरण का प्रश्न रहा है। भारत 250 वर्षों तक उस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ता रहा, इसलिए वह दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके ही राष्ट्रों के आत्मनिर्णय को महत्व दे करके सभी राष्ट्रों में शांति की स्थापना करके सभी राष्ट्रों के विकास में विश्वास रखते हुए वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के विरोध के सिद्धांत को अपने उसमें रखता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भारत के विदेश नीति की है पंचशील सिद्धांत, जिसे
20 जून 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसे लाया गया, जिसमें कि 5 बातें कही गई हैं। भारत गांधी का देश रहा है और इसमें ये जो पंचशील सिद्धांत है, इसमें साधनों की शुद्धता पे बात कही गई कि हम किस तरीके से अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अगर हम साधनों की शुद्धता रखते हैं तो हम एक निश्चित शुद्ध साध्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके लिए उसमें यह कहा गया कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की एकता और अखंडता तथा संप्रभुता को लेकर के किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा जो था वो ये था कि परस्पर लाभ की स्थिति में रहेंगे, अनाक्रमण रहेगा, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ दुनिया और के विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। लेकिन पंचशील सिद्धांत को भारत आज भी मानता है और इस रास्ते पे चलता है, लेकिन चीन के द्वारा इस पंचशील सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया और 1962 में ही चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और इस तरीके से उसने पंचशील सिद्धांत का विरोध किया। यद्यपि वह जब भी उसे अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की स्थिति आती है तो वह वैश्विक मंच पर अपने पंचशील सिद्धांत को आगे रख करके बात को आगे बढ़ाता है, लेकिन चीन के बारे में हम पंचशील सिद्धांत को बिल्कुल सही और सार्थक स्तर पर हम उसके विदेश नीति में चीजों को नहीं देखते हैं। उसको हम कई बार हमारे यहाँ उससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं अगर हमने जब भी उस पर विश्वास किया। दूसरा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के लिए का भी समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का वह संस्थापक सदस्य रहा। सैन फ्रांसिस्को के में जो हस्ताक्षर हुए उन राष्ट्रों में भारत भी सम्मिलित था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के फंडामेंटल मेंबर के रूप में भारत रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति के लिए जहां भी सेनाएं भेजी हैं, भारत ने अपनी सेनाओं को भेजा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बिल्कुल मिल करके काम किया है। भारत की विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक है गुजराल डॉक्ट्रिन, जो 1996 में इंद्र कुमार गुजराल के विदेश मंत्री के समय में रहा, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर और उनको सहायता दे करके पड़ोसी जो हमारे राष्ट्र हैं, कहा भी जाता है कि अगर पड़ोसी आपके शुभचिंतक हैं तो निश्चित रूप से आपके विकास में कोई बाधा नहीं होगा। ज्यादा समस्याएं पड़ोसी राष्ट्र ही क्रिएट करते हैं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में जो भाई, तो इंद्र कुमार गुजराल जी ने जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उनको जो है सुविधाएं दे करके पड़ोसी राष्ट्रों से बेहतर संबंध बनाने के लिए 1996 में गुजराल डॉक्ट्रिन सिद्धांत को भी लाया गया। भारत की विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसमें नाभिकीय सिद्धांत भी है उसमें, जिसमें वह निशस्त्रीकरण, डिसआर्मेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, परमाणु निशस्त्रीकरण का भी वह समर्थन करता है। भारत 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण कर चुका है। 1998 में पोखरण में वह द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, लेकिन वह उसके की विदेश नीति की यह नीति है कि वह किसी भी राष्ट्र के प्रति सर्वप्रथम वह परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर किसी राष्ट्र के द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत अपनी तरफ से परमाणु हथियारों के प्रयोग की पहल नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियारों का असैन्य क्षेत्र में प्रयोग के लिए ज्यादा समर्थन करता है, जिससे कि उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हो। इसके अतिरिक्त भारत की अपनी राष्ट्रीय हित के आधारित उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। वह किसी भी राष्ट्र, जैसे आजकल चर्चाओं में यह रहता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अलग करके अमेरिका के आधार पर जो है कोई अपनी विदेश नीति बनाता। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वैश्विक स्तर पर जहां पर भारत अमेरिका से डिफर हुआ। अफगानिस्तान में जब सेना स्थापित करने की बात की गई अमेरिका के द्वारा, तो वहां पर भी जो है भारत ने उसे मना किया। ईरान युद्ध के समय भी भारत ईरान के साथ ही खड़ा होता दिखाई देता है।
भारत और रूस के बीच जो संबंध की गड़बड़ स्थितियां हैं, या यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें भी भारत की तटस्थता की स्थिति है। तो भारत आज भी गुटनिरपेक्ष की नीतियों को अपनाते हुए वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिक रख करके स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है, न कि किसी दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलने पर वह उसकी विदेश नीति का अनुसरण कर रहा हो। भारत के लिए एक ज्वलंत समस्या है आतंकवाद, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भी पूर्णता और सशक्तता के साथ विरोध करता दिखाई देता है। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर अलकायदा के द्वारा आतंकवादी हमले किए गए, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो एक नया स्वरूप आया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर जो कार्यक्रम चलाए गए उसका समर्थन भारत बहुत पहले से ही करता आया है। और 13 सितंबर 2001 को जब भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया तो उसके बाद से भारत पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत विषम समस्या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रखता है, और दुनिया में वह कन्वेंशन के माध्यम से, रूस के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर वह आतंकवाद की समस्याओं को उठा करके कन्वेंशन के माध्यम से आतंकवाद के समस्याओं के निजात पर बल डालता है। तो इन विशेषताओं के आधार पर अगर हम विचार करें तो जो भारत की यह जो विदेश नीति है, वह हमने पहले ही आपको यह स्पष्ट किया था कि जो भी विदेश नीति बनाई जाती है वह राष्ट्रीय हित को केंद्र बिंदु में रख करके बनाई जाती है। तो जो भारत का राष्ट्रीय हित है उसमें उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उसके विकास हैं, वो विकास के मुद्दे होने के साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह विश्व बंधुत्व को मानता है, वह वासुदेव कुटुंबकम की धारणा को मानता है, वह निशस्त्रीकरण को मानता है, विश्व में वह शांति और समृद्धि को बढ़ाता है, और अंततः वह वासुदेव कुटुंबकम, जैसा कि वह G20 की भी अध्यक्षता वर्तमान समय में कर रहा है, उसमें भी वह पूरे विश्व को, वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में और पूरे विश्व में वह आदर्शवादी आधार पर वह एकीकरण की बात को आगे लेकर के चल रहा है। तो इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना, समृद्धि को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, यानी उसके आंतरिक प्रगति के साथ साथ विश्व प्रगति की ओर भी उसके सिद्धांतों में बात हमें देखने को मिलती है कि हम इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत अपने आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास तो कर ही रहा है। इन सिद्धांतों पर वह चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति कैसे स्थापित हो, कैसे हम वासुदेव कुटुंबकम के मार्ग पर चलें, विश्व बंधुत्व की अवधारणाओं को भी वह सार्थक करता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से नए जो बदलाव आ रहे हैं, नई जो 2014 से सरकार आई है, उस हमने पहले ही कहा कि भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन दोनों का समावेश रहा है। ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम वैश्विक राजनीति करते हैं। लेकिन विदेश, अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति हो या राजनय हो, उसके केंद्र बिंदु में उसके खुद के राष्ट्रीय हित हैं। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है, राष्ट्रीय स्तर पर विकास होता है, वैसे वैसे हमारे राष्ट्रीय हितों में विगत्यात्मकता आती है और हमारे राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य चिन्हित होते हैं। तो घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वैश्विक परिदृश्य है, जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, उन सबों के आधार पर कुछ न कुछ हमें अपने विदेश नीतियों में परिवर्तन लाने की स्थिति आती है। जैसा कि जयशंकर जी ने कहा था कि यद्यपि हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते हैं, यद्यपि हम पंचशील के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन जहां हमें राष्ट्रीय हितों के अनुसरण करने की बात आती है, हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से थोड़ा इतर भी हो करके अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो भारतीय विदेश नीति है, जहां पहले सुरक्षात्मक विदेश नीति के ऊपर थी कि हम एक सेफ गेम खेला करते थे, सेफ तरीके से हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते थे, आज की विदेश नीति कुछ अटैकिंग हुई है, कुछ आक्रामक हुई है।
हमारी जो विदेश नीतियां हैं, उस विदेश नीति में हम आज मल्टी अलाइनमेंट या हम बहु आयामीय या बहुपक्षीय हो करके काम कर रहे हैं। जैसे हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर हैं, हम रूस के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चीन में विरोध है, अमेरिका रूस में विरोध है, अमेरिका ईरान में विरोध है, इजराइल फिलिस्तीन में विरोध है। लेकिन हम इन सभी के साथ अपने संवादों के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से हम इन अपोजिट राष्ट्रों के साथ भी अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए हम एक नए प्रकार का विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारा परंपरागत मित्र जो रूस है उसके साथ भी हमारा संतुलित संबंध बना रहे, और नई परिस्थितियों में हम चीन को कैसे संतुलित करें। चीन जो हमारे हम किस तरीके और आर्थिक विकास प्रगति बोल रहे हैं, इसके लिए हमें अमेरिका से किस तरीके को बनाना है, उत्तर मध्य एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में भारत कैसे भारत के रूप में उभरे। चीन से प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि चीन विदेश नीति एक महत्वाकांक्षी विदेश नीति है। चीन आप एक साम्राज्यवादी नीति की तरह स्थापित करना चाहता है, और भारत का वह पड़ोसी राष्ट्र है। हम लोग आगे चीन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रमुख शक्तियों के साथ भारत की विदेश नीति है, उसमें हम तीन प्रमुख शक्तियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भारत अमेरिका का संबंध क्या होगा, भारत चीन का संबंध क्या होगा, और भारत रूस का संबंध क्या होगा। इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब तक की चर्चा से स्पष्ट हो गया कि भारत अपने विदेश नीति के अंतर्गत वह रंगभेद की राजनीति, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद को विरोध करके अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करते हुए वह सामाजिक, आर्थिक और अपने राजनीतिक हितों को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और वैश्विक स्तर पर जो अभी तक वो सुरक्षात्मक स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा था, अब नए परिदृश्य में वह एक आक्रामक तरीके से, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो स्ट्रेटजी, जो अपनी रणनीति अपनाई है, जो स्ट्राइक स्ट्रेटजी चलाई गई, या पाकिस्तान को दुनिया के देशों में अलग थलग करने की जो नीति चलाई जा रही है भारत के द्वारा, यानी भारत अब दुनिया में अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का वह दावेदारी या वह मांग अपनी बड़ी पूर्णता के साथ कर रहा है, और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में उभरने के लिए भी वह पूर्ण तरीके से प्रयास कर रहा है। अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ वह अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे अगर हम यहाँ तक हम लोगों ने प्रस्तावना पर चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि भारत की विदेश नीति के तत्व क्या होते हैं, विदेश नीति की विशेषताएं क्या हैं, विदेश नीति के अंतर्गत हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या रहीं, और भारत की विदेश नीति के माध्यम से हम किन किन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, और भारत अपने विदेश नीति के अंतर्गत क्या बदलाव नए मोदी एरा में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगर हम तीनों राष्ट्रों पे चर्चा करें, संबंधों पे चर्चा करें, तो सबसे पहले अगर हम यह देखें कि आज भारत और अमेरिका के संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, जब शीत युद्ध शुरुआत हुआ, तब से ही, जब सोवियत संघ रूस था और भारत अमेरिका था, तब से ही भारत के साथ भारत हमेशा से यह प्रयास करता रहा कि हमारे संबंध अमेरिका के साथ मधुर बने रहें। लेकिन चीन और पाकिस्तान का जो भारत विरोधी रवैया था, उसका समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में सोवियत संघ के विघटन के पूर्व तक हमारी जो मित्रता रही, वह सोवियत संघ रूस के साथ ज्यादा रही, न कि अमेरिका के साथ रही। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी जब रूस स्वतंत्र अस्तित्व में आया, तो हमें विरासत के रूप में रूस का साथ मिला, और रूस ने
हर मोर्चे पर, चाहे वह 1962 का युद्ध रहा हो, चाहे वह 1962 का युद्ध रहा हो, या भारत पाकिस्तान का हमारा युद्ध रहा हो, या वैश्विक स्तर पर यूएनओ का मुद्दा हो, या एनएसजी का में भारत के समर्थन का मुद्दा हो, सभी जगहों पर रूस भारत के साथ लगा रहा। लेकिन 1991 के बाद जब दुनिया का सिनारियो बदलता है, जब अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित होती है, जब विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था या वन पोलर सिस्टम के अंतर्गत स्थापित होता है, जब दुनिया में उदारवाद, वैश्वीकरण और पूंजीवाद की व्यवस्था स्थापित होती है, भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था से उदारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होता है अपनी आर्थिक विकासों को लेकर के। तो इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में, इस भूमंडलीकरण के युग में भारत की निर्भरता या भारत का जो कि जो आर्थिक विकास का जो उद्देश्य रहा, उसके संदर्भ में हमारे संबंध अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। 1996 में 1996 में सीटीबीटी का मामला आता है। सीटीबीटी का भारत ने विरोध किया था, और क्योंकि वह एक पक्षपातपूर्ण कन्वेंशन था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें यह कहा गया कि अब तक जो परमाणु परीक्षण कर लिए गए हैं वह परमाणु परीक्षण सही है, लेकिन इसके बाद कोई भी राष्ट्र इन न्यूक्लियर्स का प्रयोग, इस नाभिकीय शक्तियों का प्रयोग वह अपने एटॉमिक के वेपन्स के लिए नहीं करेगा, वह अपने परमाणु हथियारों के लिए नहीं करेगा, वह अपने असैन्य ऊर्जा के लिए, असैन्य क्षेत्र की ऊर्जाओं के लिए वह इन चीजों का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर सीटीबीटी का जब उल्लंघन भारत के द्वारा किया गया और 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, तो निश्चित रूप से फिर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बिखराव आए। लेकिन 2000 के बाद और जॉर्ज बुश के समय, बराक ओबामा के समय और वर्तमान जो मोदी का युग है, उसमें जब दोनों सदनों को, जब दोनों सदन जो है, जो उसके सीनेट और प्रतिनिधि सभा है, उसके संयुक्त अधिवेशन का संबोधन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो यह निश्चित रूप से एक जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके द्वारा भारत को जो यह सम्मान दिया गया, उससे भारत वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि उसके अंदर शक्ति, वो दुनिया के सामने यह बात प्रबिंबित हुई कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच इस समय सबसे ज्यादा व्यापारिक, हमारा जो आर्थिक व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच, इस समय सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड है भारत और अमेरिका के सेक्टर में। अगर हम सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा करें, अगर हम बिंदुवार, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, उसमें हम अगर सहयोग के क्षेत्र पे जाएं, तो राजनीतिक क्षेत्रों में अगर हम देखें, तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, क्वाड, इस समय चीन को देखिए, जो अमेरिका की संस्कृति है लोकतांत्रिक संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है लोकतांत्रिक संस्कृति, इसके अतिरिक्त जो आज का वैश्विक परिदृश्य है, उस वैश्विक परिदृश्य में जो हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक का एरिया है, जिसमें दोनों राष्ट्र एक ही बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में हमें कैसे विकास को बढ़ावा देना है, कैसे यहाँ पर जो है समृद्धि लानी है। तो दोनों ही राष्ट्र का इस समय सेंट्रलाइजेशन इंडो पैसिफिक एरिया पर है। इसके अतिरिक्त जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है, जो चीन साम्राज्यवादी नीतियों पर अग्रसर हो चुका है और भारत का वह पड़ोसी है, तो भारत के लिए वह खतरा एक तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे कुछ घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक परिदृश्य इस समय क्रिएट हुए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच स्वाभाविक रूप से मित्रता और संबंध बढ़े हुए हैं। और इन विषयों के बीच हम जो भारत और अमेरिका का संबंध है, उस संबंध में सहयोग के भी कुछ क्षेत्र हैं और उनके बीच कुछ मनमुटाव के भी क्षेत्र हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे और इन दोनों क्षेत्रों पर चर्चा करने के बाद क्या बेहतर होगा, किस तरीके से हमें अपने विदेश नीति का पुनर्परिभाषित और पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है, जिससे कि हम वर्तमान बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सके। तो जो अगर हम राजनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका के बारे में विचार करें, तो राजनीतिक क्षेत्र में
विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। इसके अतिरिक्त चीन को नियंत्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से एक संगठन क्वाड बनाया गया है, जिसे तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से क्वाड का गठन किया गया है, लेकिन चीन इसे संदेह के दृष्टि से देखता है कि यह चीन अगेंस्ट एक अलायंस है, जिसमें यह विकसित और बड़ी तीव्र गति से विकास कर रहे देशों का एक संगठन है जो चीन को नियंत्रित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त G20 के अंतर्गत एक जो बड़ा समूह है जिसकी अध्यक्षता भारत भी कर रहा है, उसके शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग इस समय बेहतर चल रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, समुद्री सहयोग के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के संबंध निश्चित रूप से इस समय में बेहतर बने। अगर हम साइबर सुरक्षा पर बात करें तो साइबर सुरक्षा से कैसे या साइबर युद्ध से कैसे मुकाबला किया जाए, और आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अन्य किसी भी राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या बुद्धिमत्ता, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो किस तरीके से हम सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को प्रयोग कर सकते हैं, व्यापार के अंतर्गत कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच निश्चित रूप से बेहतर संबंध बने हैं। नेविगेशन के सेक्टर में नासा और इसरो के कोऑपरेशन से किस तरीके से हम जो है नए उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत और अमेरिका ने अच्छा काम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारे जो है व्यापार में हम बहुत ज्यादा जो हथियार हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, हम उनसे अमेरिका से हमारी जो है खरीदारी चल रही है। इसके अतिरिक्त मालाबार युद्ध अभ्यास के माध्यम से, कर्मियों के आदान प्रदान के माध्यम से, समुद्री स्थितियों की सुरक्षा से और समुद्री डकैतों से मुकाबला कैसे किया जाए, तो रक्षा के सेक्टर में हम इन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ही सैन्य, रसद, अनुकूलता और सुरक्षा, इन 4 क्षेत्रों में 4 समझौते किए गए हैं, जिससे कि हम इन सभी सैन्य, रसद, अनुकूलता और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर के बेहतर काम कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका से संबंध बेहतर इस समय चल रहे हैं एनर्जी के सेक्टर में, और जलवायु या पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखा जाए, ऊर्जा को कैसे आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो जलवायु की सुरक्षा के लिए या क्लाइमेट बेहतर रखने के लिए PACE का एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत हम जलवायु और ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, भारत और अमेरिका कर रहा है। शिक्षा के सेक्टर में भी भारत के लगभग 2 लाख विद्यार्थी अमेरिकी शैक्षिक प्रतिष्ठानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत की चिंताएं हैं, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समय हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद का मुद्दा, दूसरा हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में भारत की सदस्यता, इन सारे मंचों पर अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। तो अगर हम इन बातों पे ध्यान देखें तो निश्चित रूप से जो वैश्विक परिदृश्य बदला या जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का माहौल बदला हुआ है, उसमें निश्चित रूप से भारत आज रूस की इच्छा अमेरिका का ज्यादा निकट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विवाद के बिंदु भारत और अमेरिका के बीच आज भी गहरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाहे वो ईरान का मुद्दा हो, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे वो H1B वीजा का मुद्दा हो, भारत का डाटा स्थानीयकरण का मुद्दा हो, चाहे रूस से भारत की निकटता का मुद्दा हो, चाहे बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के आरोप को प्राथमिकता निगरानी की सूची में जो रखा जा रहा है यह मुद्दा हो, भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ खटास ला रहे हैं। जैसे H1B वीजा के अंतर्गत जो भारतीय कर्मी हैं
को कर्मियों के आगमन पर कुछ कटौती की गई अमेरिका के द्वारा। भारत गूगल और भारत चूंकि अधिकतम आबादी वाला देश है, तो गूगल पर सबसे ज्यादा वह डाटाओं का कलेक्शन करता है, तो डाटाओं की चोरी और डाटाओं का उपभोग अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। इसके संदर्भ में भारत का एक नया डाटा स्थानीयकरण का जो नियम लागू किया गया, इस स्थानीयकरण नियम को अमेरिका संदेह की दृष्टि से देख रहा है। भारत और रूस की निकटता बढ़ी हुई है। S-400 जो या INS विक्रमादित्य जो हथियारों की खरीदारी भारत ने रूस से की, उससे भी अमेरिका के संबंध, अमेरिका भारत को जो है अपने में हितैषी की श्रेणी में नहीं रख रहा है। और बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के आरोप में वह प्राथमिक निगरानी सूची में भारत को रखा हुआ है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि भारत और अमेरिका के बीच गतिरोध बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम विदेश नीति की विशेषताओं का अगर हम चर्चा करें, तो हमने वहां पर ही चर्चा किया था कि स्वतंत्र राष्ट्रीय हित पर आधारित हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। तो हम हर चीज भारत अमेरिका के आधार पर ही नहीं करेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वह निश्चित रूप से एक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ चल रहा है। और यह जो विश्व का परिदृश्य है, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, कैनेडी ने कहा था कि घरेलू राजनीति की गलतियां तो सिर्फ कलह को जन्म देती हैं, लेकिन विदेश नीति में की गई गलतियां प्राण घातक होती हैं, यानी वह प्राण के लिए हानिकारक हैं। यानी अगर हम अंतरराष्ट्रीय सिनारियों को देख, वैश्विक परिदृश्य, हित, घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अगर समुचित अध्ययन करके अगर हम विदेश नीति का निर्माण नहीं करते और उसके आधार पर अगर हम किसी नेतृत्वकर्ता का चयन नहीं करते, तो निश्चित रूप से यह विदेश नीति, जैसा कि आज यूक्रेन की स्थिति बनी हुई है या इजराइल फिलिस्तीन के जो इस तरीके के युद्ध के कंडीशन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके विदेश नीतियों में किसी प्रकार की ऐसी तकनीकी कमियां हैं जिससे कि वह इस तरीके की हिंसा और वहां की ऐसी जनता जो कि उसका उसमें कोई भूमिका नहीं होती, उसको जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से बनाई गई विदेश नीतियों की गलतियों का खामियाजा होता है। तो हम जो विदेश नीति का नीति निर्माता है, जो राजनय है, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि वह किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विदेश नीतियों का, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करें और स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दुनिया के देशों के व्यवहार को अपने व्यवहार के अनुरूप परिवर्तित करें और परिवर्तन के साथ साथ जहां से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है उनके व्यवहारों को हम स्थिर भी रखें। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत और अमेरिका को अपने संबंध को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों के हित कई मुद्दों पर एक साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा और फैलाव देने का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों पर भारत और अमेरिका को साथ में आकर के काम करना होगा और दोनों राष्ट्रों के विकास के लिए यह जरूरी है कि दोनों राष्ट्र एक साथ मिले। भारत और अमेरिका के संबंध के साथ ही आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि भारत और चीन के संबंध को कैसे देखा जाए। भारत और चीन के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल से रहा है। चीन जिस धर्म पर स्थापित है, वह भारत द्वारा प्रत्यायोजित, भारत द्वारा डेलीगेट, भारत द्वारा लिया गया एक बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जिस पर आज चीन की पूरी व्यवस्था स्थापित है। तो कभी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ही चीन के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र या विश्व के अन्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन 1950 में भारत द्वारा ही चीन को मान्यता दिया गया और उसके बाद से जो चीन में राजनय की स्थापना भारत के द्वारा 1950 के बाद की गई, उसके बाद से जो चीन की महत्वाकांक्षी के, चीन में एक दल की सरकार, एक साम्यवादी दल की सरकार और जो साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है या जो आफ्टर कोविड जो चीजें बदलाव आई हैं भारतीय विदेश नीति या दुनिया की विदेश नीति में, उसमें कहीं ना कहीं चीन की वह साम्राज्यवादी नीति, वह विस्तारवादी नीति का प्रभाव दिखाई देता है। 1950 में के बाद से भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है वो एक सीमा विवाद है, जो हमें
उत्तर से लेकर के हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन से लेकर के जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया है, ये लगभग 4000 किलोमीटर का हमारा सीमा है भारत और चीन के बीच, जिसमें भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके बीच हमारा सीमा विवाद दिखाई देता है। तो अगर हम इस सीमा विवाद को अगर हम उसमें बांटें, क्षेत्रों में बांटें, तो जो पश्चिम का क्षेत्र है जिसमें लद्दाख और अक्साई चीन का क्षेत्र आता है, मध्य क्षेत्र में हमारा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र आता है। तो भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद जो एलएसी बना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा, जिसे 1962 के बाद मान्यता दी गई, उसके बाद जो सीमा क्षेत्र का विवाद है वह पश्चिमी क्षेत्र में जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, जहां पे लद्दाख का क्षेत्र जो लद्दाख का क्षेत्र है, वहां पर जॉनसन जो 1860 में अमेरिका के ब्रिटेन सरकार के द्वारा 1860 में जॉनसन रेखा खींची गई और उसे अक्साई चीन को भारत के अंतर्गत रखा गया। लेकिन इस जॉनसन लाइन को चीन मान्यता नहीं देता और वो अक्साई चीन को चीन का हिस्सा मानता है, लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। 370 हटाए जाने के बाद जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत ने सम्मिलित किया तो इस पर चीन ने चिंता जाहिर की। इसके अतिरिक्त जो मध्य क्षेत्र है, उस मध्य क्षेत्र में जहां की उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां पर भारत और चीन के बीच कोई विशेष मतभेद या गतिरोध नहीं है। जो पूर्वी क्षेत्र है, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र है, यहां पर भी सीमा विवाद है। जो त्वांग ट्रैक्ट है, इस त्वांग ट्रैक्ट पर भारत मैकमोहन रेखा जो लाइन है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसमें त्वांग ट्रैक्ट को चीन अपना मानता है और भारत उसे अपना मानता है, त्वांग ट्रैक्ट को। तो इन सीमाओं को लेकर के भारत और चीन के बीच लगातार विवाद दिखाई देते हैं और इसके लिए हिंसा और झड़प भी होती है। हमें बार बार समाचार सुर्खियों में हम इस बात को देखते हैं और जानते हैं। तो एक सीमा विवाद हमारा बना हुआ है। दूसरा, जो तिब्बत को वो का जो दलाई लामा है, उसके जो धर्म गुरु हैं, उनको जो भारत अपने यहाँ शरण दिया है, इससे भी चीन कुछ अविश्वसनीयता की दृष्टि से भारत को देखता है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत भारत को के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में वह अपने प्रभाव को ज्यादा स्थापित करके वह भारत को घेरने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी एक योजना चलाई उसने, स्ट्रिंग ऑफ पल्स या मोतियों की माला। जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, उसके अंतर्गत वह भारत की पहुंच वाली जो समुद्री इलाके हैं, उन समुद्री इलाकों में अपने बंदरगाह और नौसैनिक अड्डों का वह निर्माण करता है, जिससे कि भारत को नौसैनिक स्तर पर चारों तरफ से घेरा जाए। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो योजना है, जिसके अंतर्गत वह भारतीय समुद्री क्षेत्र के में अपने नौसैनिक और बंदरगाहों को विकसित करके जो भारत को घेरने की योजना है, उससे भारत संदेह की दृष्टि से देखता है। उसी तरीके से 2013 में चीन के द्वारा एक योजना चलाई गई, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड योजना, जो चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो भारत और जो चीन की जो रेशम, प्राचीन जो मार्ग था, रेशम मार्ग, जिस पर कि रेशम के आयात निर्यात हमारे यहाँ भारत और चीन के बीच हुआ करते थे, उस माध्यम से चीन एशिया महाद्वीप में, गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप में वह वन बेल्ट वन रोड योजना के माध्यम से, वह रास्तों के माध्यम से वह एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, गल्फ कंट्रीज, यूरोप एंड अफ्रीका महाद्वीप को वह एक रोड से जोड़ता है, जिससे कि वह अपने आर्थिक सशक्तिकरण और इन राष्ट्रों के बीच अपने आप को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे भारत
संदेह के दृष्टि से देखता है और वन बेल्ट वन रोड योजना के 2017 के सबमिशन में भारत ने भाग नहीं लिया था और वह अपनी इन्हीं योजनाओं के माध्यम से आतंकवाद को भी बढ़ावा चाइना के द्वारा दिया जा रहा है। भारत और चीन का व्यापार कभी बढ़ता और घटता भी रहा। 2008 में भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन इधर इस सत्रों में व्यापार असंतुलन या व्यापार का अनबैलेंस्ड भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा रहा, जिसका नुकसान भारत को सबसे ज्यादा उठाना पड़ा। यहां पर अगर भारत और चीन के संबंधों पर अगर हम दृष्टि डालें कि किस तरीके से भारत और चीन के संबंध को नए वैश्विक परिदृश्य में या नए भू राजनीतिक परिदृश्य में कैसे हम डिफाइन करें, तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि चीन एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सोच वाला देश है और भारत उसका पड़ोसी राष्ट्र है। वो भारत को अपने प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी राष्ट्र के रूप में देखता है, तो उसकी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो पाकिस्तान की मदद कर रहा हो, चाहे लद्दाख के मैटर पर वह पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, या हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हमारा के सेक्टर पर वह जिस तरीके से बार बार झड़प करके वह भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से वह दुनिया में साबित करना चाहता है कि 1962 में भी हम भारत से मजबूत थे और 2017 के बाद भी हम भारत से मजबूत हैं, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। भारत के पास भी ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वह कंडीशन नहीं होगा जो 1962 में हुआ था, कुछ दूसरे प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो हमें आगे की राह है कि हमें अपने रक्षा बजट के एक निश्चित परसेंटेज के रूप में हमें रक्षा क्षेत्र में उसे खर्च करने की जरूरत है। कुछ परसेंटेज हमें बजट में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। चीन के लिए हमें अस्त्रों शस्त्रों पर निगाह डालने की जरूरत है और उसके अनुपात में, उसके रेशियो में हमें अपने अस्त्रों शस्त्रों की वृद्धि करने की जरूरत है और अपने हथियारों का विश्लेषण करना और निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत है। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह आर्थिक युग है और आर्थिक युग पर ही दुनिया के राष्ट्र एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आर्थिक हितों को भी महत्व दिया जाए। तो सबसे ज्यादा तो जो भारत और चीन के बीच जो व्यापार का असंतुलन है, जिसमें सबसे ज्यादा घाटा भारत को लगा, उस भारत के घाटा को कैसे समाप्त किया जाए। भारत की भी मजबूरी है, चूंकि WHO के और संघाई सहयोग संगठन WTO और WTO, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हैं जहां पर चीन और भारत एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहां पर WTO के मानक के आधार पर चीन के द्वारा आयातित वस्तुओं पर भारत की मजबूरी है कि वह उस पर भारी टैक्स नहीं लगा सकता। भारत की यह मजबूरी है कि वह जो है भारत के चीन द्वारा हो रहे आयातित वस्तुओं को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर भारत मेक इन इंडिया वाले प्रोग्राम के माध्यम से यदि वह अपने संसाधनों का, सामानों का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग खुद ही ज्यादा करता है, वह अपनी आत्मनिर्भरता बनाता है और उसके कंज्यूम होने की संभावनाएं कम होता है, तो निश्चित रूप से जो यह व्यापार असंतुलन या व्यापार घाटा के जो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं वह क्रिएट नहीं होंगे। यानी भारत को खुद ही अपने बनाए हुए सामानों को इस तरीके से बनाना है कि उसमें गुणवत्ता भी रहे और उसका कंज्यूमिंग पावर, उसका उपभोग करने की क्षमता भी विकास करे। इस तरीके से हम अपने भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक असंतुलन है, जो ट्रेड अनबैलेंस्ड है, उसको समाप्त करने के रास्ते पर हम चल सकते हैं। अब हम भारत और रूस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि रूस और भारत के संबंध सबसे, अगर जब से कहें कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अगर हम जब भी देखें, जब भी हमें एक मित्र को परिभाषित कर सकते हैं तो रूस एक मित्र के रूप में हमें परिभाषित रहा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह बात स्पष्ट है कि न तो कोई शाश्वत मित्र होता है और न ही कोई शाश्वत शत्रु होता है। मार्गेंथाउ ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो यथार्थवादी विचारक है H.G. मार्गेंथाउ, उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू
वैल्यू तो राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित के को साध्य के रूप में हमें प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्र हमारे साथ खड़ा होता दिखाई देगा वो हमारा मित्र है, और हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप जो राष्ट्र नहीं है वो हमारा शत्रु है। लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर रूस ने इस शाश्वत नियम को भी दरकिनार कर भारत का साथ देता आया है। तो लेकिन इधर कुछ नया जो वैश्विक परिदृश्य बदला है उसमें भारत और रूस का संबंध दूसरे स्थानों पर आ चुका है। अगर हम भारत और रूस के संबंधों पर विचार करें तो अक्टूबर 2000 में भारत और रूस की सामरिक साझेदारी की घोषणा की गई, जिससे भारत और रूस के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। पोस्ट कोविड के दौरान यानी आफ्टर कोविड भारत और रूस के संबंधों में गिरावट आई है। 2018 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद सोची में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा हुआ। 2019 में पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट दिया गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि रणनीतिक रूप से दोनों राष्ट्र एक हों और रूस के प्रति संवेदना या रूस के प्रति आस्था भारतीय लोगों में जागृत किया जाए। वर्तमान में जो रूस और भारत के बीच व्यापार है वह 13.2 बिलियन डॉलर का है। भारत के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे हाइड्रोकार्बन, विद्युत, कोयला, परमाणु ऊर्जा में निवेश 18 बिलियन तक पहुंच गया है, और 2025 तक इस निवेश को 50 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा 2025 तक व्यापार को 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए रूस की महत्व क्यों है, रूस की इंपॉर्टेंस क्यों है भारत के लिए? तो सबसे पहले तो चीन 1962 के युद्ध में रूस के मदद से ही हम एक सम्मानजनक स्थिति में रहे थे। तो चीन और उसकी आक्रामकता को संतुलित करने के लिए रूस आज भी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आज भी रूस महत्वपूर्ण है। एनएसजी और यूएनएससी पर समर्थन प्राप्त करने के लिए रूस आज भी महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए जैसे कि S-400 और INS विक्रमादित्य में भी मतलब हमारे जो रक्षा उपकरण है उसमें भी भारत की निर्भरता रूस के प्रति है। वर्तमान समय में जो चुनौती है वह है रूस और चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी। इस समय रूस और चीन एक होते दिखाई दे रहे हैं। रूस के साथ नए वाणिज्यिक संबंध स्थिर करने की जरूरत है। रूस क्वाड को और इंडो प्रशांत के क्षेत्र को संदेह की दृष्टि से देखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंध को वह संदेह की दृष्टि से देखता है। तो यदि हमें रूस और भारत के साथ संबंध को बेहतर करना है तो यूरेशिया क्षेत्र, आर्कटिक, अफगानिस्तान जैसे सहयोग के नए विषय पर कार्य करके द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से रक्षा सहयोग को अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स और संघाई सहयोग जहां पर कि तीनों एक हैं वहां पर इन दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। हरित गलियारे, उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों का संचालन, यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार आदि पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो 3 शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच संबंध बनाए जा रहे हैं। अगर हम निष्कर्षतः इस बात पर चर्चा करें, थोड़ा सा अब हम लोग इसको कंक्लूज करें, 3 मिनट का समय बचा हुआ है, तो हम यह देखेंगे कि विदेश नीति का जो केंद्र बिंदु है वह राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित के आधार पर हम दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को परिवर्तन और स्थिर रखते हुए राष्ट्रीय हित के आधार पर हम अपने विदेश नीतियों का निर्माण करते हैं। और जो वर्तमान सरकार है वह वर्तमान सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को वह पुनर्परिभाषित कर रही है और पुनर्मूल्यांकन कर रही है, और यह किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हमारे राष्ट्रीय हितों में भी गति और विकास होती है। उसके अनुरूप हम अपने विदेश नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। विदेश नीति साधन है, एक सांचा है, एक ढांचा है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपनी उन्नति के मार्ग पर
प्रशस्त होता है, उन्नति के मार्ग पर चलता है। तो सांचे में कंजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सांचे में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। उसी के माध्यम से हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र का सपना साकार कर सकते हैं। वाणिज्य को देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्र जो भारत है वह पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, अपने पड़ोसी मित्रों को, क्योंकि चीन, नेपाल और लंका के जो राष्ट्र हैं, नेपाल और लंका के राष्ट्र को अपने हस्तक्षेप को बढ़ा करके वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इन पड़ोसी राष्ट्रों को भी। तो यहाँ पर भारत को यह चाहिए कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध बेहतर रखते हुए भी दुनिया के राष्ट्रों के साथ जो उसकी बंधुत्व की भावना है उसका भी विकास करे। आर्थिक स्थिति के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण किया जाए और अमेरिका, ईरान, अमेरिका राष्ट्र रूस के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाए जाएं। रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है और रूस के साथ कैसे हमारे संबंध बेहतर बने, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से पाकिस्तान को हमने अलग थलग किया है नई विदेश नीति में, लेकिन ऐसी भी विदेश नीति न बन जाए इस अलग थलग में कि हम पाकिस्तान के साथ कभी वार्ता के स्तर पर सामने न हो सकें। इसलिए वार्ता का मार्ग खुला रहे, इस बात पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। यानी आज की जो वर्तमान परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य, उस परिदृश्य को ध्यान में रख करके भारत को विदेश नीति की तरफ बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। और नेक्स्ट क्लास जो है 21 तारीख को होगी हम लोगों की। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार।